अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। उन्नीस सौ 1955 के अंदर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस का आगाज़ हो चुका था। ये दोनों पावर्स दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि ज़मीन के साथ साथ हम खला में भी डोमिनेट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए ये दोनों मुल्क बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के अंदर लगे हुए थे, जिन्हें स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसी साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वह बहुत जल्द दुनिया का वो पहला मुल्क बनने वाला है जो कि सैटेलाइट को खला के अंदर भेजेगा। मगर यह ऐलान इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद चुपके से सोवियत यूनियन ने सैटेलाइट को बनाने और इसे खला में छोड़ने की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया। और अमेरिका के इस ऐलान के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने स्पेस के अंदर भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया, जिसका नाम था स्पुतनिक। और ये सब अचानक से देखकर अमेरिका बेचारे की कुछ ऐसी हालत हो गई। लेकिन इन्होंने जल्दी से जल्दी 6 सितंबर 1957 को अपना रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करके लॉन्च पैड पर अभी रखा ही था कि इसे खला के अंदर भेजने के लिए स्टार्ट कर सकें कि ये रॉकेट ब्लास्ट से अचानक से फट गया और दुनिया भर के अंदर अमेरिका का मजाक बन गया। लोग इसे बैलिस्टिक फेल और फ्लॉप लिंक रॉकेट के नाम से बुलाने लगे। इतना ज़्यादा सरमाया और सालों की मेहनत के बाद नाकामी और बदनामी को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन सच ये है कि सोवियत यूनियन सबसे पहले स्पेस रेस को जीत कर दुनिया को दिखाता है। और ये हार यूनाइटेड स्टेट्स को कभी भी हजम नहीं होती, क्योंकि इसके सिर्फ 1 साल के बाद वो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखता है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि दुनिया भर के अंदर अमेरिका की खोई हुई इज्जत को वापस लाए और स्पेस में सोवियत यूनियन से पहले कोई बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाए। और जाहिर है कि ये मकसद तभी पूरा हो सकता था जब सैटेलाइट से बढ़कर वो एक इंसान को स्पेस के अंदर भेजकर वापस ज़मीन पर हिफाजत से लाएं, और ऐसा ही किया गया। नासा ने 500 पायलट्स की सिलेक्शन के बाद इंटेंस ट्रेनिंग के जरिए सिर्फ 7 लोगों को चुना, जिन्हें 1962 में उस वक्त नासा ने तैयार किया कि वो ज़मीन की हदूद से बाहर निकलकर वापस ज़मीन पर इंसानों को हिफाजत से ला सकते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन ने एक बार फिर से वही हैरत का झटका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसे दिया कि 1961 में ही सोवियत यूनियन ने अपने एक एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को वास्टोक स्पेस क्राफ्ट के अंदर बिठाकर ज़मीन से बाहर इसके ऑर्बिट के अंदर भेजा और ये सेफली ज़मीन का चक्कर लगाकर वापस भी आ गया। जिसके बाद अमेरिका बेचारे की कुछ ये हालत हो गई। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यानी सोवियत यूनियन हर बार ना सिर्फ एक कदम स्पेस रेस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे रहा, बल्कि ये सब टेक्नोलॉजी और अपने स्पेस के प्लान हमेशा खुफिया रखता और अचानक से ऐसा कारनामा करके दुनिया को दिखाता जिसके बारे में दुनिया अभी सोच ही रही होती थी। इसके सिर्फ 1 महीने के बाद अमेरिका के मुताबिक उन्होंने एलन शेपर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट को ज़मीन के ऑर्बिट के अंदर भेजा और वो 15 मिनट वहां पर गुजार कर वापस सेफली ज़मीन पर आ गया। यूरी गैगरिन ने ज़मीन के ऑर्बिट का चक्कर लगाया था, मगर एलन शेपर्ड सिर्फ ज़मीन के ऑर्बिट के अंदर जाकर वापस आया। इसी साल अगस्त के महीने के अंदर सोवियत यूनियन अपना स्पेस क्राफ्ट स्पेस के अंदर भेजता है, जो कि 25 घंटे के अंदर ज़मीन के 16 चक्कर लगाकर ज़मीन पर सेफली वापस आता है। इसके 1 साल के बाद अमेरिका अपना एक स्पेस क्राफ्ट स्पेस के अंदर भेजता है और ये ज़मीन का एक चक्कर लगाकर वापस सेफली ज़मीन पर लैंड करता है। यानी हर बार सोवियत यूनियन स्पेस रेस के अंदर अमेरिका से हमेशा आगे रहा। जो भी अमेरिका स्पेस के अंदर अभी करने की सोच रहा था, सोवियत यूनियन ने इसे पहले ही करके दिखा दिया, जिसके बाद दुनिया भी ये मान गई थी कि सोवियत यूनियन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में इस वक्त सबसे आगे है। अब जाहिर है कि इसके बाद अमेरिका पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, इसीलिए 12 सितंबर 1962 को अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ये ऐलान करते हैं कि इनका मिशन है कि वो इंसान को इसी दहाई में चांद पर भेजें। और इसके बाद 1969 के अंदर हमने नासा एस्ट्रोनॉट्स की चांद पर लैंडिंग की फिल्म की शूटिंग देखी, जो कि इससे कुछ मिलती जुलती है। यानी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया कि इंसान चांद पर जा चुका है। इस खिलौने पर बैठकर इंसान ने चांद का सफ़र किया और वापस भी आ गया, लेकिन आज 2022 तक दोबारा कभी नहीं जा सका। जबकि दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन अपने स्पेस प्रोग्राम को खुफिया रखता था और इस टाइम के दौरान इसने कई और कारनामे भी किए, मगर इन कारनामों को हासिल करना इतना आसान नहीं था।
न जाने इन तजर्बात के दौरान कितने लोगों को अपनी जान की बाजी हारना पड़ी, कितना जानी नुकसान उठाना पड़ा। ये दुनिया के लिए हमेशा एक राज ही रहा, क्योंकि सोवियत यूनियन जब कोई ऐलान करता तो तभी दुनिया को पता चलता कि उन्होंने कोई अचीवमेंट किया है, क्योंकि हादसात को हमेशा सोवियत यूनियन छुपाता रहा। 1961 में जब सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को ज़मीन से बाहर खला के अंदर कामयाबी से भेजा, तो इससे पहले कई लोगों को तजर्बात के तौर पर स्पेस में भेजकर मुख्तलिफ टेस्ट किए गए ताकि इस लैंडिंग को परफेक्ट बनाया जा सके। इंसानों के साथ साथ कई जानवरों को भी खला के अंदर तजर्बात के लिए भेजा गया, मगर सोवियत यूनियन ने कभी भी इसका डाटा दुनिया से शेयर नहीं किया। और इस बात का पता इस वक्त दुनिया को चला जब 1961 के अंदर एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया दुनिया के सामने आया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 28 नवंबर 1960 के अंदर इटली के अंदर दो भाई एक्ले और जिवानी रहते थे। ये दोनों रेडियो ऑपरेटर थे जिन्हें खला से आने वाली आवाज़ें रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सुनने का बहुत शौक था, और इसीलिए उन्होंने अपने घर के साथ एक बंकर के अंदर एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी बना रखा था। उन्होंने स्पेस से आवाज़ों को पकड़ने के लिए खुद से कई इंस्ट्रूमेंट भी बना रखे थे और पूरा वक्त इसी रेडियो स्टेशन के अंदर गुजार देते कि शायद इन्हें स्पेस से आने वाली कोई आवाज़ सुनाई दे दे। 1963 में इन भाइयों ने दुनिया को एक हैरत अंगेज बात बताई, और इनका कहना था कि 28 नवंबर 1960 में जब वो अपने रेडियो स्टेशन के अंदर मौजूद स्पेस की आवाज़ों को सुन रहे थे, इन्हें अचानक से एक पुरअसरार किस्म की आवाज़ सुनाई देने लगी जो किसी लड़की की थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान और घबराई हुई आवाज़ लग रही थी, जैसे किसी मुश्किल के अंदर हो, और ये ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और रशियन ज़बान में बात कर रही थी कि मुझसे बात करो, मेरी मदद करो। इन भाइयों का कहना है कि ये कोई रशियन एस्ट्रोनॉट थी जो कि स्पेस से ज़मीन पर वापस आ रही थी, मगर वापसी पर इसके स्पेस क्राफ्ट के अंदर अचानक से आग लग गई थी। ये कह रही थी कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, यहाँ पर सब कुछ जल रहा है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो मुसलसल रो रही थी। ज़मीन पर या दुनिया में किसी भी कोने के अंदर या समंदर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं पर यह उम्मीद ज़रूर होती है कि कोई शख्स आपको मुश्किल के अंदर देखकर हो सकता है कि आपकी मदद कर दे, लेकिन स्पेस के अंदर जहाँ पर हर तरफ अंधेरा और चारों तरफ बस खामोशी है, आपकी आवाज़ को चारों तरफ से कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, और आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि आपके स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी आग लग चुकी है और कुछ ही लम्हों के बाद आपकी मौत होने वाली है। इस मंजर को तसव्वुर करना भी अपने आप के अंदर इंतहाई खौफनाक है। ये रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है जिसके साथ इंग्लिश सबटाइटल्स को ऐड किया गया है। आप भी इसको सुने और इसके अल्फाज से उस वक्त इसकी फीलिंग्स का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। इन भाइयों का दावा है कि ये कोई रशियन एस्ट्रोनॉट थी जिसे खला के अंदर भेजा गया था, मगर वापसी पर इसके स्पेस क्राफ्ट के अंदर अचानक से आग लगने से इसकी मौत हो गई। इसने खुद को साइंस के लिए कुर्बान कर दिया, मगर सोवियत यूनियन ने दुनिया के अंदर बदनामी के डर से न जाने ऐसे कितने हादसात पर पर्दा डाले रखा। आज भी रशिया इस हादसे से इनकार करता है। इन भाइयों ने और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनने का दावा किया। मिसाल के तौर पर स्पुतनिक 2 स्पेस क्राफ्ट के अंदर, जिसके अंदर एक लाइका नाम की कुतिया को स्पेस के अंदर भेजा गया, और एक शख्स के दिल की धड़कन जिसकी स्पेस के अंदर ही मौत हो गई, क्योंकि जिस दिन ये आवाज़ सुनी गई इसके अगले दिन ही सोवियत यूनियन ने ऐलान किया कि इनका एक स्पेस क्राफ्ट स्पेस के अंदर तबाह हो गया है, मगर इसके अंदर कोई इंसान नहीं था। मगर दुनिया भर के अंदर इस लड़की को लेकर एक बहस चल निकली जो कि आज तक जारी है कि ये लड़की आखिर कौन थी जिसकी कुर्बानी का दुनिया को पता तक नहीं। क्या रशिया ने वाकई ही इन एस्ट्रोनॉट्स की मौत को दुनिया से छुपाया, या फिर इन भाइयों ने मशहूर होने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट किया, क्योंकि अमेरिका के पास तो उस टाइम के अंदर इनसे ज़्यादा एडवांस रेडियो टूल मौजूद थे, मगर उन्होंने उस टाइम के अंदर ऐसी किसी आवाज़ को सुनने का दावा नहीं किया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।